हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग प्राचीन भारत का इतिहास के अंतर्गत इसके 9वें चैप्टर मौर्य साम्राज्य के बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीके ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसके नोट्स को पढ़ेंगे। तो आइए इसके नोट्स को पढ़ते हैं। मौर्य राजवंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। वो भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट था। वो ऐसा पहला सम्राट था जिसने बृहत्तर अर्थात बड़े क्षेत्र पर भारत पर अपना शासन स्थापित किया और जिसका विस्तार ब्रिटिश साम्राज्य से भी बड़ा था। उसके साम्राज्य की सीमा ईरान से मिलती थी। उसने ही भारत को सर्वप्रथम राजनीतिक रूप से एकबद्ध किया था। अब आगे है विशाखदत्त कृत मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को नंदराज का पुत्र माना गया है। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को वृषल तथा कुलहीन भी कहा गया है। ढूंढीराज ने मुद्रा राक्षस पर टीका लिखी थी। मुद्रा राक्षस के अतिरिक्त विशाखदत्त के नाम से दो अन्य रचनाओं का भी उल्लेख प्राप्त होता है। उनके नाम है, पहला है देवी चंद्रगुप्तम तथा दूसरा अभिसारिका वंचितक या फिर अभिसारिका बंधितक। क्षेमेंद्र कृत बृहत कथा मंजरी तथा सोमदेव कृत कथा सरित सागर में चंद्रगुप्त के शूद्र उत्पत्ति के विषय में विवरण मिलता है। बौद्ध ग्रंथ महाबोधि वंश के अनुसार चंद्रगुप्त राजकुल से संबंधित था तथा वह मौर्य नगर में उत्पन्न हुआ था। हेमचंद के परिष्टि पर्वन में चंद्रगुप्त को मयूर पोषकों के ग्राम के मुखिया के पुत्री का पुत्र बताया गया है। याद रखेंगे, हेमचंद्र के परिष्टि पर्वन में चंद्रगुप्त को मयूर पोषकों के ग्राम की मुखिया की पुत्री का पुत्र बताया गया है। आगे है विलियम जोन्स पहले विद्वान थे जिन्होंने सैंड्रोकोटस की पहचान मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य से की थी। एरियन तथा प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस के रूप में वर्णित किया है। जस्टिन ने सैंड्रोकोटस अर्थात चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है। अब आइए चलते हैं अगले पेज पर। ऋषि चाणक्य ने अपने पुत्र का नाम चाणक्य रखा था। अर्थशास्त्र के लेखक के रूप में इसी पुस्तक में उल्लिखित कौटिल्य तथा एक पद्य खंड में उल्लिखित विष्णुगुप्त नाम की साम्यता चाणक्य से की जाती है। पुराणों में उसे द्विज सर्व अर्थात श्रेष्ठ ब्राह्मण कहा गया है। कौटिल्य अर्थात चाणक्य द्वारा मौर्य काल में रचित अर्थशास्त्र शासन के सिद्धांतों की पुस्तक है। इसमें राज्य के साप्तांग सिद्धांत अर्थात राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड एवं मित्र की व्याख्या मिलती है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं है अपितु राजनीतिक शास्त्र एक अद्वितीय ग्रंथ है। इसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। आगे है चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत की विजय प्राप्त की थी। जैन एवं तमिल साक्ष्य भी चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण विजय की पुष्टि करते हैं। राजनैतिक तौर पर समस्त भारत का एकीकरण चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में संभव हुआ था। प्रारंभिक विजयों के फलस्वरूप चंद्रगुप्त का साम्राज्य व्यास नदी से लेकर सिंधु नदी तक के प्रदेश पर हो गया था। रुद्रदामन की अभिलेख से पश्चिमी भारत पर उसका अधिकार प्रमाणित होता है। जैन ग्रंथों के अनुसार सौराष्ट्र के साथ साथ
अवंती पर भी चंद्रगुप्त मौर्य का अधिकार था। उसकी मृत्यु के समय उसके साम्राज्य का विस्तार पश्चिम में हिंदुकुश पर्वत से पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक तथा उत्तर में हिमालय की श्रृंखलाओं से दक्षिण में मैसूर तक था। आगे है 150 ईस्वी के रुद्रदामन के जूनागढ़ शिलालेख में आनर्त और सौराष्ट्र अर्थात गुजरात प्रदेश में चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतीय राज्यपाल पुष्यगुप्त द्वारा सिंचाई के बांध के निर्माण का उल्लेख मिलता है, जिससे यह सिद्ध होता है कि पश्चिम भारत का यह भाग मौर्य साम्राज्य में शामिल था। चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर के साम्राज्य के पूर्वी भाग के शासक सेल्यूकस की आक्रमणकारी सेना को 150 ईस्वी पूर्व में परास्त किया था। आगे है यूनानी लेखकों ने बिंदुसार को अमित्रोकेडीज कहा है। विद्वानों के अनुसार अमित्रोकेडीज का संस्कृत रूप है अमित्र घात अर्थात शत्रुओं का नाश करने वाला। जैन ग्रंथ उसे सिंहसेन कहते हैं। जैन ग्रंथ में बिंदुसार की माता का नाम दुर्धरा मिलता है। दिव्य अवधान के अनुसार बिंदुसार के समय में तक्षशिला में विद्रोह हुआ था, जिसको दबाने के लिए उसने अपने पुत्र अशोक को भेजा था। एस्ट्रेबो के अनुसार बिंदुसार के समय में मिस्र के राजा एंटियोकस ने डायमेकस नामक राजदूत भेजा था। वहीं पिलनी के अनुसार मौर्य राज दरबार में मिस्र के राजा टालमी द्वितीय फिलाडेल्फस ने डायनोसिस नामक राजदूत भेजा था। बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस से 3 वस्तुओं की मांग की थी। ये 3 वस्तुएं थी मीठी मदिरा, सूखी जंजीर तथा दार्शनिक। एंटियोकस ने दार्शनिक को छोड़कर सभी वस्तुएं बिंदुसार के पास भेजवा दिया। बौद्ध साक्ष्यों के अनुसार अशोक अपने पिता के शासनकाल में अवंती अर्थात उज्जैनी का उपराजा अर्थात वायसराय था। उस समय असम और सुदूर दक्षिण को छोड़कर संपूर्ण भारतवर्ष अशोक के साम्राज्य के अंतर्गत था। अशोक ने अपनी प्रजा के विशाल समूह को ध्यान में रखकर ही एक ऐसी व्यवहारिक धर्म का प्रतिपादन किया जिसका पालन आसानी से सब कर सके। सहिष्णुता, उदारता एवं करुणा उसके त्रिविध आयाम थे। अशोक 273 ईस्वी पूर्व के लगभग मगध का राजा बना तथा लगभग 4 वर्ष बाद 269 ईस्वी पूर्व में उसका राज्याभिषेक हुआ था। उसने अभिलेखों में सर्वत्र उसे देवानाम प्रियदर्शी कहा गया है, जिसका अर्थ है देवताओं का प्रिय या देखने में सुंदर। पुराणों में उसे अशोक वर्धन कहा गया है। दशरथ भी अशोक की तरह देवानाम प्रिय की उपाधि धारण करता था। आगे सिंहली अनुश्रुतियों दीपवंश तथा महावंश के अनुसार अशोक के राजकाल में पाटलिपुत्र में बौद्ध धर्म की तृतीय संगीति हुई थी। इसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्र तिस नामक प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु ने की थी। आगे है दीपवंश एवं महावंश के अनुसार अशोक को उसके शासन के 4थे वर्ष निग्रोध नामक भिक्षु ने बौद्ध मत में दीक्षित किया था। तत्पश्चात मोगलीपुत्र तिस के प्रभाव में वह पूर्ण रूपेण बौद्ध हो गया। दिव्यावदान के अनुसार अशोक को उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। मौर्य शासकों में अशोक और उसका पौत्र दशरथ बौद्ध धर्म के अनुयायी थे।
अशोक के अभिलेखों में रज्जुक नामक अधिकारी का उल्लेख मिलता है। रज्जुकों की स्थिति आधुनिक जिलाधिकारी जैसी थी, जिसे राजस्व तथा न्याय दोनों क्षेत्रों में अधिकार प्राप्त था। आगे है अग्रोनो मोई जिले के अधिकारी को कहा जाता था। मौर्य काल में व्यापारिक काफिलों अर्थात कारवा के मुखिया को सार्थवा की संज्ञा दी गई थी। बौद्ध धर्म ग्रहण करने के उपरांत अशोक ने आखेट तथा बिहार यात्राएं रोक दी तथा उनके स्थान पर धर्म यात्राएं प्रारंभ की। राज्य अभिषेक के 10 वर्ष बाद अर्थात 8वां शिलालेख शंबोधि जो कि बोधगया में है तथा 20 वर्ष बाद रुमिनदेई अभिलेख रुमिनदेई जो कि गया में है तथा उसकी पूजा की थी। इतिहासकार विंसेंट अर्थर स्मिथ ने अपनी पुस्तक इंडियन लीजेंड ऑफ अशोक में साहित्यिक साक्ष्यों के आधार पर उपगुप्त के साथ अशोक की धम्म यात्राओं का क्रम इस प्रकार दिया है। सबसे पहले लुम्बिनी, उसके बाद कपिलवस्तु, फिर वह बोधगया गया, फिर सारनाथ, उसके बाद कुशीनगर और लास्ट में श्रावस्ती। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष बोधगया की यात्रा की थी। 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा की तथा वहां एक शिला स्तंभ स्थापित किया था। बुद्ध की जन्मभूमि होने के कारण लुम्बिनी ग्राम का भोग कर माफ कर दिया गया था तथा भू राजस्व 1/6 से घटाकर 1/8 कर दिया गया था। आगे है कालसी, गिरनार और मेरठ के अभिलेख ब्राह्मणी लिपि में है। अशोक का इतिहास हमें मुख्यतः उसके अभिलेखों से ही ज्ञात होता है। उसके अभिलेखों का विभाजन 3 वर्गों में किया जा सकता है। पहला वर्ग है शिलालेख, दूसरा स्तंभ लेख और तीसरा गुहालेख। शिलालेख 14 विभिन्न लेखों का एक समूह है जो 8 भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त किए जाते हैं। ये स्थान है शाहबाजगढ़ी, मानसेहरा, कालसी, गिरनार, धौली, जौगढ़, एरागुड़ी तथा सोपारा। अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा एवं ब्राह्मणी लिपि में लिखे गए हैं। केवल 2 अभिलेखों शाहबाजगढ़ी एवं मानसेहरा की लिपि ब्राह्मणी न होकर खरोष्टी है। तक्षशिला से आरमेक लिपि में लिखा गया एक भग्न अविशेष सरेकुना नामक स्थान से यूनानी तथा आरमेक लिपियों में लिखा गया द्विभाषीय यूनानी एवं सीरियाई भाषा अभिलेख तथा लंगमान नामक स्थान से आरमेक लिपि में लिखा गया अशोक का अभिलेख प्राप्त हुआ है। ब्राह्मणी लिपि का प्रथम उर्दूवाचन पत्थर की पट्टियों पर उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया था। इस कार्य को संपादित करने वाले प्रथम विद्वान सर जेम्स प्रिंसेप थे। उन्होंने अशोक के अभिलेखों को पढ़ने का श्रेय हासिल किया है। D.R. भंडारकर ने मात्र अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास लिखने का प्रशंसनीय प्रयास किया था। प्राक अशोक ब्राह्मणी लिपि का पता श्रीलंका स्थित अनुराधापुर से चला था। कुछ और स्थानों के अभिलेखों से इस प्रकार की लिपि का साक्ष्य मिला है, जिनके नाम इस प्रकार हैं: पिपरहवा, सौगौरा और महास्थान। प्राचीन भारत में खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। इसे पढ़ने का श्रेय मैसन, प्रिंसेप, नोरिस, लैसेन, कनिंगम आदि विद्वानों को है। यह मुख्यतः उत्तर पश्चिम भारत की लिपि थी। अशोक का नामोल्लेख करने वाला गुर्जरा लघु शिलालेख मध्य प्रदेश में दतिया जिले में स्थित है। मौशकी, नेतुर
एवं उडेगोलम के लेखों में भी अशोक का व्यक्तिगत नाम मिलता है। आगे है भाब्रू स्तंभ लेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। यही अभिलेख अशोक को बौद्ध धर्मावलंबी प्रमाणित करता है। अशोक के प्रथम शिलालेख में पशु बलि निषेध के संदर्भ में लेख इस प्रकार है। यहाँ कोई जीव मारकर बलि न दिए जाए और न कोई उत्सव किया जाए। पहले प्रियदर्शी राजा की पाकशाला में प्रतिदिन सैकड़ों जीव मांस के लिए मारे जाते थे, लेकिन अब इस अभिलेख के लिखे जाने तक सिर्फ 3 पशु प्रतिदिन मारे जाते हैं, 2 मोर एवं 1 मृग। इसमें भी मृग हमेशा नहीं मारा जाता। ये तीनों भी भविष्य में नहीं मारे जाएंगे। 5वें स्तंभ लेख में भी अशोक द्वारा राज्याभिषेक के 26वें वर्ष बाद विभिन्न प्रकार के प्राणियों के वध को वर्जित करने का स्पष्ट उल्लेख है। अशोक के राजकाल की पहली बड़ी घटना कलिंग युद्ध और इसमें अशोक की विजय थी। अशोक के 13वें शिलालेख से इस युद्ध के संदर्भ में स्पष्ट साक्ष्य मिलते हैं। यह घटना अशोक के शासनकाल के 8 वर्ष बाद अर्थात 261 ईस्वी पूर्व में घटित हुई थी। इस शिलालेख में उसने कलिंग युद्ध से हुई पीड़ा पर अपना दुख और पश्चाताप व्यक्त किया है। अशोक के दीर्घ शिलालेख 12 में सभी संप्रदायों के सार की वृद्धि होने की कामना की गई है तथा धार्मिक सहिष्णुता हेतु पालनीय उपाय बताए गए हैं। अशोक के दूसरे एवं 13वें शिलालेख में संगम राज्यों चोल, पांड्य, सत्यपुत्र एवं केरलपुत्र सहित ताम्रपनी की सूचना मिलती है। मौर्य शासक अशोक के 13वें शिलालेख से यह ज्ञात होता है कि अशोक के 5 यवन राजाओं के साथ मैत्रीपुत्र संबंध थे, जिनमें अंतियोग, तुर्मय या तुरमाई, अंतकिनी, मंग, अलिकसुंदर शामिल थे। गोरखपुर जिले से प्राप्त सोहगौरा ताम्रपत्र अभिलेख और बांग्लादेश के बोगरा जिले में प्राप्त महास्थान अभिलेख की रचना अशोककालीन प्राकृत भाषा में हुई और उन्हें ईसा पूर्व 3री सदी की ब्राह्मणी लिपि में लिखा गया था। ये अभिलेख अकाल के समय किए जाने वाले राहत कार्यों से संबंध में है। इस अकाल की पुष्टि जैन स्रोतों से होती है। मौर्य काल में न्यायालय मुख्यतः 2 प्रकार के थे, धर्म अस्थायी तथा कंटक शोधन। धर्म अस्थायी दीवानी तथा कंटक शोधन फौजदारी न्यायालय थे। गुप्तचरों को अर्थशास्त्र में गूढ़ पुरुष कहा गया है। अर्थशास्त्र में 2 प्रकार के गुप्तचरों का उल्लेख मिलता है, संस्था अर्थात एक ही स्थान पर रहने वाले तथा संचरा अर्थात प्रत्येक स्थान पर भ्रमण करने वाले। आगे है मेगास्थनीज की इंडिका में पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का वर्णन मिलता है। इसके अनुसार पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन 30 सदस्यों वाली समितियों द्वारा होता था। इसकी कुल 6 समितियां होती थी तथा प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। तीसरी समिति जनगणना का हिसाब रखती थी। वर्तमान में भी यह कार्य नगर पालिका प्रशासन द्वारा किया जाता है। छठी समिति का कार्य बिक्री कर वसूल करना था। विक्रय कर मूल्य का 10वें भाग के रूप में वसूल किया जाता था। करों की चोरी करने वालों को मृत्युदंड दिया जाता था। वह नगर के पदाधिकारियों को एस्टिनोमोई कहते थे। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य की राजसभा में भेजा गया यूनानी राजदूत था। मौर्य युग में नगरों का प्रशासन नगर पालिकाओं द्वारा चलाया जाता था, जिसका प्रमुख
नागरक या पुरमुख्य था। मेगास्थनीज ने तत्कालीन भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया है, जो इस प्रकार है। पहला दार्शनिक, दूसरा कृषक, तीसरा पशुपालक, चौथा कारीगर, पांचवा योद्धा, छठा निरीक्षक एवं सातवां मंत्री। मेगास्थनीज भारतीय समाज में दास प्रथा के प्रचलित होने का उल्लेख नहीं करता है। उसके अनुसार मौर्य काल में कोई भी व्यक्ति न तो अपनी जाति से बाहर विवाह कर सकता था और न ही उससे भिन्न पेशा ही अपना सकता था। इतिहासकार स्मिथ के अनुसार हिंदुकुश पर्वत भारत की वैज्ञानिक सीमा थी। अशोक के अभिलेखों में मौर्य साम्राज्य के 5 प्रांतों के नाम मिलते हैं, जिनके नाम हैं उत्तरापथ, जिसकी राजधानी तक्षशिला थी। वहीं दूसरा है अवंतीरठ, जिसकी राजधानी उज्जैनी थी। तीसरा कलिंग, जिसकी राजधानी तोसली। चौथा दक्षिणापथ, जिसकी राजधानी स्वर्णगिरि थी। और पांचवा है प्राचिया, पूर्वी प्रदेश, जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। भाग एवं बलि प्राचीन भारत में राजस्व के स्रोत थे। अर्थशास्त्र से ज्ञात होता है कि राजा भूमि का मालिक होता था। वह भूमि से उत्पन्न उत्पादन के एक भाग का अधिकारी था। इस कर को भाग कहते थे। इस प्रकार बलि भी राजस्व का स्रोत था। मौर्य मंत्रिपरिषद में राजस्व एकत्र करने का कार्य समाहर्ता के द्वारा किया जाता था। अंतपाल सीमा रक्षक या सीमावर्ती दुर्गों की देखभाल करता था, जबकि प्रदेष्टा विषयों या कमिश्नरियों का प्रशासक था। अब आगे है उपयुक्त पदाधिकारियों के अतिरिक्त अन्य पदाधिकारी हैं पन्नी अध्यक्ष, जो कि वाणिज्य का अध्यक्ष होता था। दूसरा सुर अध्यक्ष या सून अध्यक्ष, जो कि बुचर खाने का अध्यक्ष हुआ करता था। तीसरा गणिक अध्यक्ष, जो कि वेश्याओं का निरीक्षक हुआ करता था। अगला है शीत अध्यक्ष, जो कि राजकीय कृषि विभाग का अध्यक्ष हुआ करता था। अगला है आकाराध्यक्ष, जो कि खानों का अध्यक्ष था। अगला है लक्षणाध्यक्ष, जो कि छापे खाने का अध्यक्ष हुआ करता था। अगला है लोहाध्यक्ष, जो कि धातु विभाग का अध्यक्ष हुआ करता था। और आखिरी है नवाध्यक्ष, जो जहाज रानी विभाग का अध्यक्ष हुआ करता था। गांवों के शासन को स्वायत्त शासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात मौर्यों ने किया था। इस काल में ग्राम सभा ग्राम से संबंधित किसी भी मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र थी। अर्थशास्त्र में पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है। मौर्यकालीन समाज में तलाक की प्रथा थी। पति के बहुत समय तक विदेश में रहने या उसके शरीर में दोष होने पर पत्नी उसका त्याग कर सकती थी। इसी प्रकार पत्नी के व्याभिचारिणी होने या वांध्यता होने जैसी दशाओं में पति उसका त्याग कर सकने का अधिकारी था। आगे है विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा व्रात्य क्षत्रिय का सामाजिक स्तर दिया गया है। सारनाथ स्तंभ का निर्माण अशोक ने कराया था। इस स्तंभ के शीर्ष पर सिंह की आकृति बनी है, जो शक्ति का प्रतीक है। इस प्रतिकृति को भारत सरकार ने अपने प्रतीक चिन्ह के रूप में अपना लिया है। मौर्य युगीन सभी स्तंभ चुनार के बलुआ पत्थरों से निर्मित है। आगे है स्थापत्य कला के दृष्टिकोण से
सांची के स्तूप को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। सांची मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। इसका निर्माण अशोक ने कराया था। इस स्तूप का आरंभिक काल 3री शताब्दी ईसा पूर्व था, जबकि भरहुत का स्तूप मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित है। सांची तथा भरहुत के स्तूपों की खोज अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। अमरावती का स्तूप आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिला में कृष्णा नदी के दाहिने तट पर स्थित है। कर्नल कॉलिन मैकेंजी ने 1797 ईस्वी में इस स्तूप का पता लगाया था। सारनाथ का धम्मेक स्तूप गुप्तकालीन है, जो बिना आधार के समतल भूमि पर बनाया गया है। आगे है बिहार में पटना अर्थात पाटलिपुत्र के समीप बुलंदी बाग एवं कुम्हार में की गई खुदाई से मौर्य काल के लकड़ी के विशाल भवनों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इन्हें प्रकाश में लाने का श्रेय स्पूनर महोदय को है। बुलंदी बाग से नगर के परकोटे के अवशेष तथा कुम्हार से राजप्रसाद के अवशेष प्राप्त हुए हैं। बुलंदी बाग पाटलिपुत्र का प्राचीन स्थान है, जिस महत्वाकांक्षी व्यक्ति ने 184 ईस्वी पूर्व में अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त की हत्या करके शुंग राजवंश की स्थापना की, वह इतिहास में पुष्यमित शुंग के नाम से विख्यात है। ईसा पूर्व की कुछ शताब्दियों में चंद्रगुप्त मौर्य एवं अशोक ने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया है। उस क्षेत्र में चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील खुदवाई तथा अशोक ने ईसा पूर्व 3री शताब्दी में इससे नहरें निकाली थी। शक छत्रप रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में इन दोनों के कार्यों का वर्णन है। जूनागढ़ के शासक रुद्रदामन ने इस झील की मरम्मत कराई थी। अब आइए चलते हैं इसके प्रश्न कोश को देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। तो इसका उत्तर है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। चंद्रगुप्त मौर्य की गणना भारत के महान शासकों में होती है। वह भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट था। वह ऐसा पहला सम्राट था जिसने बृहत्तर भारत पर अपना शासन स्थापित किया और जिसका विस्तार ब्रिटिश साम्राज्य से बड़ा था। इसके साम्राज्य की सीमा ईरान से मिलती थी। उसने ही भारत को सर्वप्रथम राजनीतिक रूप से एकबद्ध किया था। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा सबसे पुराना राजवंश है? तो इसका उत्तर है मौर्य। उपयुक्त दिए गए विकल्पों में मौर्य राजवंश सबसे प्राचीन है। इसका समय 321 से 184 ईसा पूर्व तक था। मौर्य राजवंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। इसके बाद कुषाण वंश, गुप्त राजवंश और वर्धन राजवंश ने प्राचीन भारत पर शासन किया था। अब अगला प्रश्न है, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है? तो इसका उत्तर है विशाख दत्त। विशाख दत्त कृत मुद्रा राक्षस से चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में विस्तृत सूचना प्राप्त होती है। इस ग्रंथ में चंद्रगुप्त को नंदराज का पुत्र माना गया है। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को वृषल तथा कुलहीन भी कहा गया है। अब अगला प्रश्न है, यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा किसे सैंड्रोकोटस कहा गया है? तो इसका उत्तर है चंद्रगुप्त मौर्य को। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं इसके अगले पार्ट के साथ, जिसमें हम लोग इसके शेष प्रश्नों को देखेंगे। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।